गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर अर्थात पार्ट 30 टाइप 23 के तहत मैंने इमीडिएट इंटरचेंजिंग की परिचर्चा की थी। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष पार्ट 31 टाइप 40 के तहत अल्टरनेट इंटरचेंजिंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं अल्टरनेट इंटरचेंजिंग की परिचर्चा करने जा रहा हूं। अल्टरनेट इंटरचेंजिंग अर्थात एकांतरित परिवर्तन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी परिचर्चा की थी कि इंटरचेंजिंग से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को हल करने के क्रम में सर्वप्रथम हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार की इंटरचेंजिंग पर परिवर्तन पर आधारित है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग 3 प्रकार के होते हैं: इमीडिएट इंटरचेंजिंग, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग एंड फार इंटरचेंजिंग। तत्काल परिवर्तन, एकांतरित परिवर्तन और दूरस्थ परिवर्तन। आज अल्टरनेट इंटरचेंजिंग अर्थात एकांतरित परिवर्तन की परिचर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एकांतरित परिवर्तन पर आधारित प्रश्न की रूपरेखा, किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है, उन तमाम बारीकियों के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। उन बातों की परिचर्चा करूंगा कि विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे हम अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, या किसी भी इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी परिचर्चा मैंने पहले भी की है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स शायद इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एक बार कैसे अल्टरनेट प्रश्न जो है, दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, इस बात का निर्धारण हम कैसे करते हैं उसकी परिचर्चा मैं एक बार फिर से करने जा रहा हूं। क्योंकि किसी भी इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को हल करने के क्रम में सर्वप्रथम या कंपल्सन है या अनिवार्य होता है कि हम इस बात का निर्धारण कर सके कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर है। तो आज मैं अल्टरनेट इंटरचेंजिंग के बारे में बता रहा हूं, कैसे हम समझते हैं कि दिया गया प्रश्न जो है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। तो कुछ ऐसा कहा जाए कि इफ देयर इज अ सिंगल गैप between the interchanging letter, if there is a single gap between the interchanging letter, or if odd one interchange with next odd one, similarly even interchange with next even, it means the given problem related to alternate interchanging। कहने का अभिप्राय है यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो या फिर सम स्थान पर स्थित घटक या अक्षर कंपोनेंट जो भी हो, यदि सम स्थान पर स्थित अक्षर ठीक अगले सम स्थान पर स्थित अक्षर से परिवर्तन करता हो, विषम स्थान पर स्थित अक्षर ठीक अगले विषम स्थान पर स्थित अक्षर से परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। फिर से एक बार सुन लें कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच सिंगल गैप हो, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं
कि यदि विषम मान परिस्थित अक्षर ठीक अगले विषम मान परिस्थित अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार सममान परिस्थित अक्षर ठीक अगले सममान परिस्थित अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। हमें क्लू ऑब्जर्व करना होता है इंटरचेंजिंग पर। जब भी हम आधारित प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले ये क्लू ऑब्जर्व करना पड़ता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। और जैसा कि मैंने बताया कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हो, जैसे कि मैं यहाँ डिजिटल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ कि यदि किसी भी वर्ड या किसी भी सीक्वेंस में भी यदि आपको ऐसा कहा जाए कि पहले एवं तीसरे कंपोनेंट को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, पहले एवं तीसरे कंपोनेंट को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, कि फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ कंपोनेंट इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। आप यह क्या देख रहे हैं, 1 और 3 के बीच एक सिंगल गैप नजर आ रहा है, 2 और 4 के बीच एक सिंगल गैप नजर आ रहा है। और एक बात और यहाँ पे हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, तो आगे क्या होगा कि 5वां और 7वां परिवर्तन करेगा और सिमिलरली यहाँ पे फिर 6ठा और 8वां परिवर्तन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड कंपोनेंट इंटरचेंज विथ नेक्स्ट ऑड कंपोनेंट, विषम घटक ठीक अगले विषम घटक से परिवर्तन कर रहा है। और फिर यहाँ क्या देख रहे हैं कि इवन विथ इवन, कहने का अर्थ है कि इवन कंपोनेंट जो सम का घटक है वो ठीक अगले सम घटक से परिवर्तन कर रहा है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, अर्थात एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है, एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। तो इंटरचेंजिंग से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले इस बात की अहमियत होती है कि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि दिया गया जो प्रश्न है वह किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। और इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इंटरचेंजिंग का क्लू क्या है, इस बात का अवलोकन करना होता है। और अवलोकन करने का यही तरीका है। आपको प्रश्न तो में बहुत ज्यादा लॉन्ग आपको दिया जाएगा, प्रश्न जो है प्रश्न में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको बताया जाएगा, बहुत ज्यादा उसको एक्सपेंड किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा कि पहला और तीसरा परिवर्तन कर ले, ठीक इसी प्रकार से दूसरा और चौथा कर ले, 5वां और 7वां कर ले, 6ठा और 8वां कर ले। तो अनावश्यक जो है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 1 या 2 ही स्टेप काफी है। और ऐसा भी होता है कि प्रश्न में 1 या 2 ही स्टेप ही दिए जाते हैं कि यदि कोई भी पर्टिकुलर कोई वर्ड आपको दिया रहेगा, मैं इसकी रूपरेखा आपको सामने लाऊंगा, उसे भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, दिखाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा समझ ले कि कोई भी वर्ड दिया गया है उसमें अक्षर मौजूद है या कोई भी श्रृंखला ही आपको दे दी गई है उसमें अक्षर मौजूद हैं। और कहा जाता है कि यदि दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परिवर्तन करा दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद सच एंड सच पोजीशन पर कौन सा लेटर होगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न की रूपरेखा होती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जैसे ही आप यह देखें कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा कहे, तुरंत आप इस बात को समझ लेंगे, इस बात को समझ जाएंगे कि दिया गया जो प्रश्न है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है,
हम इस बात का निर्धारण कर लेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है उसके क्लू से आपका परिचय कराया। अब अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों की पूरी रूपरेखा एवं आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसकी परिचर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक नंबर प्रश्न है, यदि शब्द रेक्टेंगुलर्स यदि शब्द रेक्टेंगुलर्स के पहले एवं दूसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए इसी प्रकार सॉरी पहले एवं दूसरे नहीं, पहले एवं तीसरे, पहले एवं तीसरे यदि शब्द रेक्टेंगुलर्स के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपके बाएं से
पांचवें, नौवें एवं तीसरे तथा दाएं से छठे, दसवें एवं सातवें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे। क्या यहाँ पे प्रश्न है? क्या प्रश्न की रूपरेखा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि शब्द रेक्टेंगुलर्स के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके बाएं से पांचवें, नौवें एवं तीसरे तथा दाएं से पांचवें, नौवें एवं तीसरे तथा दाएं से छठे, दसवें एवं सातवें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे? क्या कहा जा रहा है कि यदि इसको हम कुछ इस प्रकार से, अगर इसी प्रश्न को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में प्रश्न देखना चाहते हैं, इंग्लिश में प्रश्न समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट and third letter of the word rectangulars interchange their place to each other. Similarly, second and fourth letter interchange their place to each other, and so on. Then, which letter will be fifth, ninth, third from your left hand side, and sixth, 10th and 7th from your right hand side respectively. क्या कहा जा रहा है? फिर से एक बार गौर कीजिए। कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड रेक्टेंगुलर्स इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। सिमिलरली सेकंड एंड फोर्थ लेटर also interchange their place to each other, and so on. Then which letter will be fifth, ninth, third from your left hand side, and sixth, 10th, 7th from your right hand side respectively. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर शब्द आपको दिया गया है, मैंने बताया कि आपको शब्द दिया जा सकता है, आपको श्रृंखला दी जा सकती है, या फिर जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी दिया जा सकता है, डिजिट भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर वर्ड दिया गया है उसका बताया जा रहा है कि पहला और तीसरा अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, दूसरा और चौथा को परिवर्तित कर दिया जाए,
और आगे भी इसी प्रकार से आपको परिवर्तन करना है, तो बोल रहा है कि आपके बाएं से इतना इतना नंबर पे 5वें 9वें एवं तीसरे पे कौन होगा, दाएं से 6ठे 10वें और 7वें पे कौन होगा। कहने का अभिप्राय है कि आफ्टर द परिवर्तन के बाद जो नई रूपरेखा बनेगी अक्षरों की, ये परिवर्तन कर दिए जाएंगे जब रेक्टेंगुलर वर्ड में प्रयुक्त अक्षरों को परिवर्तन करा दिया जाएगा। तो परिवर्तन के बाद जो अक्षरों का स्वरूप होगा उसमें जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होगा। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि किसी भी इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को हल करने के क्रम में सबसे पहले इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इस बात का निर्धारण करने का प्रयास कीजिएगा कि दिया गया जो प्रश्न है वो किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और हम कहने का अभिप्राय है कि इंटरचेंजिंग के क्लू को ऑब्जर्व करते हैं। क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग, हम इस बात का अवलोकन करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है। तो चले हम लोग इंटरचेंजिंग के क्लू को ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या दिया गया है वर्ड, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। शब्द रेक्टेंगुलर्स दिया गया है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ये वर्ड दिया गया है। साथ ही मैं इस बात को भी बता देना चाहता हूं कि यदि दिए गए प्रश्न का संबंध इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें दिए गए शब्द, ये दिए गए श्रृंखला या दिए गए तत्वों के समूह के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर लेना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के क्रम में मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू any types of interchanging, if problem related to any types of interchanging except immediate interchanging, problem related to any type of interchanging except immediate interchanging, then at first mark the consecutive numbers above the given components, above the letters of the given word, above the letters of the given sequence। कहने का अभिप्राय है कि तत्काल परिवर्तन के अलावे दिए गए प्रश्न किसी भी प्रकार के अगर इंटरचेंजिंग पर आधारित हो, तो सर्वप्रथम हमें दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला या दिए गए तत्वों के समूह में प्रयुक्त कंपोनेंट, प्रयुक्त घटक, प्रयुक्त अक्षर के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए। यह कंपल्सन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि इमीडिएट इंटरचेंजिंग में ऐसी मैंने कोई भी बात नहीं कही थी। क्या कहने का अभिप्राय है कि हमें मार्किंग कर देना होगा, क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देंगे। जो भी वर्ड दिया गया हो, जो भी तत्वों का समूह दिया गया हो, जो भी श्रृंखला दी गई हो, उसमें प्रयुक्त घटक के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देंगे। कहने का अर्थ है इस प्रकार से कुछ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये कहने को मैं कह रहा हूं, इस बात को करने को कह रहा हूं कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित हो, तो सर्वप्रथम हमें दिए गए तत्वों के समूह या दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए। ठीक ना। एट फर्स्ट मार्क द कंसेक्यूटिव नंबर्स above the letters of the given word and also form the standard value for opposite, so that it is compulsory to change every value which is given from the right hand side to left hand side। कहने का अभिप्राय है, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि if problem related to any types of interchanging except immediate interchanging, at first we should mark the consecutive number and also try to form the standard value for opposite by the ending value of the sequence, by help of ending value of the sequence। हमें स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का भी फॉर्मेशन कर लेना चाहिए।
so that it is compulsory to change every value which is given from right hand side to change it left hand side. कहने का अभिप्राय है कि यदि दिए गए प्रश्न का संबंध इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित हो तो सर्वप्रथम हमें दिए गए शब्द में परिचित अक्षरों के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए और साथ ही अक्षरों की एंडिंग वैल्यू के आधार पर जो है स्टैंडर्ड वैल्यू का भी फॉर्मेशन कर लेना चाहिए, विपरीत का मानक भी फॉर्म कर लेना चाहिए। इसलिए कि दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से में परिवर्तन करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी क्लू, कोई भी अप्रोच, कोई भी ट्रिक आगे जब हम प्रोसीड करेंगे, आगे जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो जो भी क्लू होगा, जो भी ट्रिक, जो भी अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, जो भी अप्रोच इंप्लीमेंट होगा वो बाएं से पर होगा, क्योंकि वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है, दाएं से नहीं की जाती है। कोई भी हम ट्रिक, कोई भी अप्रोच जब अप्लाई करेंगे, किसी भी ट्रिक या किसी भी अप्रोच को जब इम्प्लीमेंट करेंगे प्रश्न को हल करने के क्रम में, तो यह अनिवार्य है कि जिस भी मान पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस भी मान पे हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं वह वास्तविक मान हो, और वास्तविक मान की गणना बाएं से की जाती है। इस बात की परिचर्चा अनेकों बार की जा चुकी है, बहुत पहले ये बताया जा चुका है। दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है, इस बात की परिचर्चा मैंने कई बार किया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना होगा कि दिए गया श्रृंखला या दिए गए शब्द का अंतिम मान क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 लेटर्स हैं। तो अंतिम जो होता है ईवीएस जो होता है, एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, एंडिंग वैल्यू ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर, उसमें अतिरिक्त एक जोड़कर हम लोग क्या करते थे कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बना लेते थे। यहाँ पे जो 13 है वह स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट है, ये विपरीत का मानक है। किसी भी श्रृंखला का जो अंतिम मान होता है, यहाँ पे मान लीजिए रेक्टेंगुलर्स है, तो रेक्टेंगुलर्स में अगर 12 लेटर है तो इसका जो अंतिम मान हुआ 12। यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर का मान हम काउंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, 12 का 12 नहीं होता है, इसका पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल वैल्यू में 9 19 होता है। मैं वो नहीं आपसे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो क्रम पे है इसकी बात कर रहा हूँ। क्रमागत संख्याओं का जो मैंने अंकन किया है, यहाँ पे एस इस शब्द में 12वें पोजीशन पे है, उस 12वें पोजीशन की बात की जा रही है, अर्थात इस शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का अंतिम मान जो है 12, और अपोजिट के निर्माण करने की प्रक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से अपोजिट का निर्माण किया जाता है। तो मैंने इस बात की परिचर्चा की थी कि किसी भी श्रृंखला में जो है जो एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस प्लस 1। स्टैंडर्ड विपरीत का मानक बराबर दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान प्लस 1 होता है। ये बात मैं पहले भी परिचर्चा कर चुका हूँ और इस बात को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी श्रृंखला में दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है तो हमें दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त जो है दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से जो है एक अधिक का फॉर्मेशन करते हुए स्टैंडर्ड वैल्यू बनाना पड़ता है, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को प्राप्त करने के क्रम में हम किसी भी मान में जितना ऐड करते हैं वह मान ही उसका विपरीत होता है। ठीक ना? कहने का अर्थ है कि किसी भी श्रृंखला में दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में हमें उस मान में इतना ऐड कर देना चाहिए ताकि वह दिए गए श्रृंखला की एंडिंग वैल्यू से एक अधिक अर्थात स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के समतुल्य हो जाए, और इस क्रम में जितना ऐड कीजिएगा वही उसका विपरीत मान हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि दाएं से विपरीत बाएं से हो जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट दिमाग पे इतना ही रखेंगे कि विपरीत का मानक बराबर श्रृंखला का जो भी अंतिम मान होता है प्लस 1। ईवीएस आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर ईवीएस प्लस 1। ईवीएस का मतलब हो गया दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान जो होगा और उसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो विपरीत का मानक तैयार हो जाएगा। और ये विपरीत का मानक इसलिए हम लोग तैयार करते हैं कि दाएं से किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना हो तो हम विपरीत के मानक की सहायता से ही निकालते हैं, क्योंकि हमने बताया
किसी भी श्रृंखला में दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना है तो दाएं से जो भी मान दिया गया हो उस मान में आप इतना ऐड कर दीजिएगा ताकि वह स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर हो जाए, और इस क्रम में आप जितना ऐड कीजिएगा वही उसका जो है बाएं से मान हो जाएगा। कहने का अर्थ है यहीं पे अगर देखिए यहाँ पे श्रृंखला मान लीजिए इस शब्द का अक्षर का जो अक्षर दिया गया है इस अक्षर को ही एक श्रृंखला अगर माना जाए इस अक्षर के समूह को, तो यहाँ पे 12 पे समाप्त हुआ। हम लोगों ने एक एक्सिट करके 13 पे विपरीत का मानक बनाया। और अब कैसे ये हेल्प करेगा, तो मान लीजिए अगर कहा जाए कि राइट साइड से, कहने का अर्थ है कि अगर इधर से कहा जा रहा है राइट हैंड साइड से, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फ्रॉम राइट, और ये फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट दैट इज द, ये बाएं से हो रहा है और ये आपका दाएं से है। मेरे कहने का सेंस है कि यदि आपसे कहा जाता है कि बाएं से 6 नंबर, तब कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत 6 कर दीजिएगा। बाएं से 9 नंबर आप तुरंत कर दीजिएगा केएल है। बाएं से 10 नंबर तुरंत आप कर दीजिएगा ये है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपसे दाएं से कह दिया जाए दाएं से 9 नंबर क्या है, तो आप बता दीजिएगा। दाएं से 8 नंबर पे क्या है, तक बता दीजिएगा। लेकिन यदि आपको विपरीत के मानक का कंसेप्ट ज्ञात है, विपरीत के मानक का सिद्धांत यदि आपको ज्ञात है, तो इसके आधार पर, विपरीत के मानक के आधार पर आप विदिन सेकंड बता दीजिएगा दाएं से किसी पर्टिकुलर मान पे कौन सा अक्षर है। और यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर हम यहाँ से कहें कि दाएं से 3 नंबर, तो 1 2 3, दाएं से 3 पे तो ए है, तो क्या ये 3 है? दाएं से 3 पर जो ए नजर आ रहा है ये वास्तव में तो 3 नंबर नहीं है, क्योंकि श्रृंखला में इसका पोजीशन 10 नंबर है। आप इसको अगर 3 मानकर प्रोसीड कीजिएगा, 3 मानकर इस पर कोई भी ट्रिक या कोई भी अप्रोच इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत होगा, क्योंकि ये दाएं से 3 नंबर है लेकिन पर्टिकुलरली ये बाएं से 10 नंबर है। और वास्तविक मान की गणना दाएं से नहीं की जाती है, बाएं से की जाती है। मैं इस बात की चर्चा कई एक बार कर चुका हूं, और क्यों ऐसा किया जाता है हर बात को मैं बता चुका हूं। सिंपल है कि यदि कोई आपसे, सपोज कीजिए कि आपसे कोई 80 रुपीज लेता है, आपसे 80 रुपया लिया, सिंपल है, आपसे कोई 80 रुपया लिया और 80 रुपया लिया और आप उसको कितना 21 रुपया वापस करते हैं। आपसे यदि कोई 80 रुपया लेता है और वो आपसे कोई 80 रुपया लेता है और आपको 21 रुपया लौटाता है, तो आप कहेंगे मैं तो 80 रुपया दिया, लेकिन वह कहेगा कि आप 100 के साइड से गिनिए कि आपका जो 80 है वो 21 नंबर पे है कि नहीं, तो आप क्या ले लेंगे? आप यह सोच रहे होंगे कि दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से करना क्यों अनिवार्य होता है। लोग कह बैठते हैं कि कर दो, लेकिन मैं आपको डील करना चाहता हूं क्यों अनिवार्य होता है। आपसे कोई 80 रुपया लिया और आपको वह 21 रुपया वापस करता है, क्या आप मान जाएंगे? और वह कहता है कि तुम्हारा जो 80 है वो 100 के साइड से काउंट करो, 21 नंबर पे पड़ता है कि नहीं? वास्तव में तो 100 के साइड से 21 नंबर पे पड़ता है, राइट हैंड साइड से तो 21 नंबर पे पड़ता है। तो क्या आप मानेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि 1 के साइड से जो 80 होता है वह मैंने तुम्हें दिया, वह दो। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी गणना जो की जाती है, कोई भी कैलकुलेशन जो किया जाता है वो दाएं से के मान पे नहीं किया जाता। दाएं से दिया गया जो कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है। वास्तविक मान की गणना ऑलवेज बाएं से की जाती है और परफेक्ट मान बाएं से होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी आप कोई भी अप्रोच जब इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वह दाएं से दिए गए मान पे लागू नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि दाएं से यदि कोई भी मान दिया जाता है तो सर्वप्रथम हमें उसको हर हाल में बाएं से में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई अप्रोच या कोई भी ट्रिक उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ये बताया कि अगर दाएं से 10 नंबर कह दे तो क्या होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, कैसे निकाला जाता है। सिंपल है कि यहाँ विपरीत का मानक 13 पे बना है और दाएं से 10 कहा जा रहा है, तो हमें दिमाग पे लेना पड़ेगा कि 10 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 13 हो जाए। तो सिंपल है, आप कहेंगे 3।
तो दाएं से 10 बराबर बाएं से 3। कहने का अर्थ है कि मूल क्रम में जो 3 नंबर है वही दाएं से 10 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कहा जाता है दाएं से 5 पे क्या होगा, आपको अगर विपरीत का मानक ज्ञात है कि विपरीत का मानक 13 पे फॉर्म किया गया है, तो आप सिंपल है कि कहेंगे कि दाएं से अगर 5 कहा जा रहा था, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 में क्या ऐड किया जाए कि 13 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 8। कहने का अर्थ है कि जो मूल क्रम में 8 नंबर है वही दाएं से 5 नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5। तो इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। ऐसे कैंडिडेट्स जो जिन्हें दाएं से दिए गए मान को बाएं से में किस प्रकार से कन्वर्ट करना होता है, कैसे किया जाता है, यह ज्ञात अगर नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ऑब्जर्व करें, प्रीवियस लेक्चर का अवलोकन करें, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे भी बता ही दिया। ठीक, तो अब आगे की परिचर्चा हम करते हैं कि जब हम इस बात का निर्धारण कर लिए, हमने बताया कि दिया गया जो प्रश्न है इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित हो, तो सर्वप्रथम कंस्टिट्यूटिव मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद अब अगली कड़ी क्या होती है कि हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग ऑब्जर्व करेंगे। मैं इस सबको मिटा देना चाहता हूं थोड़ा। क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग का ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, मतलब कि दिया गया जो प्रश्न है वो किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, ऐसे तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं जो ये प्रश्न है आपके सामने रखा हूं वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, लेकिन कैसे समझेंगे उनको इस प्रकार से ऑब्जर्व किया जाता है, उसको मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं क्लू यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या क्लू है? क्लू बताया गया था कि पहला और तीसरा, सिमिलरली दूसरा और चौथा, और आगे भी इसी प्रकार से। कहने का अर्थ तब 5वां और 7वां होगा, 6ठा और 8वां होगा। लेकिन मैं क्या बताया कि 2 ही स्टेप समझने के लिए काफ़ी है। यह व्यक्त करता है कि दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। इस बात के निर्धारण के लिए इतना ही क्लू काफ़ी है। मैं बताया 1 या 2 स्टेप ही दिए जाते हैं और इतने से आपको समझ लेना है, क्योंकि मैंने परिचर्चा अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है इसको मैंने पहले भी बताया है कि यदि विषम मान पर स्थित अक्षर ठीक अगले विषम मान पर स्थित अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो, ठीक इसी प्रकार से सम मान पर स्थित अक्षर ठीक अगले सम मान पर स्थित अक्षर के साथ परिवर्तन करता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वो एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। तो हम लोगों ने इस बात का निर्धारण कर लिया कि दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का जो है ट्रिक क्या है। इस बात को समझना है कि क्या ट्रिक है इसका। तो मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक है कि जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग के प्रश्नों को हल करने का ट्रिक मैंने बताया था कि मार्क द पेयर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट लेटर अंडर द अप्रोप्रिएट पेयर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेटर अंडर द अप्रोप्रिएट पेयर। लेकिन अल्टरनेट इंटरचेंजिंग का क्या ट्रिक है, तो यहाँ पे ट्रिक्स है कि ब्रेक काउंटिंग टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर, टू find out the required letter on required position, we should break count under the appropriate
क्रिएट चेन। कहने का अभिप्राय है कि अभीष्ट क्रम पर अभीष्ट अक्षर के निर्धारण के क्रम में, अभीष्ट क्रम पर अभीष्ट अक्षर के निर्धारण के क्रम में हमें अभीष्ट चेन के अंतर्गत ब्रेक काउंटिंग करना चाहिए। अभीष्ट क्रम पर अभीष्ट अक्षर के निर्धारण के क्रम में हमें अभीष्ट चेन के तहत ब्रेक काउंटिंग करना चाहिए। अभीष्ट चेन का मतलब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभीष्ट चेन का अभिप्राय यहाँ पे है कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग के जो परिवर्तन होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के चेन का, दो प्रकार की कड़ी का निर्माण हो जाता है। परिवर्तन का जो क्रम होता है इस प्रकार के, इसको हम लोग डबल सीरीज इंटरचेंजिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में क्या देखने को मिलता है कि दो प्रकार की श्रृंखला, दो प्रकार का चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ऑड चेन रहता है, दूसरा इवेन। देखिए यहाँ पे ऑड से ही कर रहा है, इवेन से ही कर रहा है। और अगला क्या है कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तो अगला पांचवा, सातवां होगा, छठा, आठवां होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में दो प्रकार के चेन का फॉर्मेशन होता है। एक ऑड चेन हो जाता है और दूसरा इवेन चेन बन जाता है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो जिस चेन के तहत होगा उसी चेन के तहत आपको ब्रेक काउंटिंग करना है, ठीक ना। अभीष्ट चेन के तहत आपको ब्रेक काउंटिंग करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि मैंने जो है प्रश्न को मिटा दिया है, इसलिए कौन कौन से क्रम पे निकालना था वो बात जो है शायद यहाँ से हट गई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से एक नया क्रम आपके सामने ला देता हूँ कि पर्टिकुलर क्रम में, क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है। क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि बाएं से फ्रॉम लेफ्ट किस किस क्रम पे निकालना था, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाएं से आपको दिया गया था, क्योंकि जो क्रम मैंने दिया गया था उस क्रम को मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, इसलिए मैं एक नया ऑर्डर आपके सामने रख देता हूँ कि बाएं से मान लीजिए कि पाँचवें पोजीशन पर फिफ्थ, बाएं से फिफ्थ और सेवेंथ और सपोज कीजिए 10th। राइट साइड से भी जो मैंने वैल्यू दिया था, चूंकि प्रश्न को हटाने के क्रम में वो बातें यहाँ से हट गई, इसलिए मैं फ्रेश वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। सब सिमिलरली दाएं से आपको कह दिया गया कि तीसरा, थर्ड, 9th और मान लीजिए 7th ही रख लीजिए, ऐसा कर दिया गया। तीन इन पोजीशन पे आपको निकालना है। तो कहने का अभिप्राय है, मैंने क्या आपसे कहा कि ब्रेक काउंटिंग आपको करना है अभीष्ट चेन के तहत। आपका जो रिक्वायरमेंट जिस चेन के तहत है उसके तहत आपको ब्रेक काउंटिंग करना है। तो बाएं से दिए गए जो भी मान है उसमें तो किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्ट ब्रेक काउंटिंग कर देना है, क्योंकि बाएं से जो भी मान दिया गया होता है वो तो वास्तविक मान ही होता है। लेकिन दाएं से जो दिया गया मान है उसको जब तक आप बाएं से में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी ट्रिक, कोई भी अप्रोच उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बाएं से को देख लेता हूं कि बाएं से फिफ्थ, कि बाएं से फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा। बाएं से फिफ्थ पे, बाएं से कौन कौन पोजीशन पे निकालने को कहा जा रहा है, तो बाएं से फिफ्थ पे है, 7th पोजीशन पर है और 10th पोजीशन पे है। सपोज कीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने प्रश्न में मान दिया था मिटाने के क्रम में वो हमारे ध्यान से उतर चुका है, इसलिए मैंने फ्रेश मान आपको यहाँ पे पुट किया बाएं और दाएं दोनों के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर मान से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वर्ड वही है, उसी वर्ड के तहत आपको निकालने की प्रक्रिया बता रहा हूँ किस प्रकार से निकाला जा रहा है, इसलिए उसकी उतनी अहमियतता नहीं है, यह एग्जाम्स नहीं है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ।
हाँ एग्जाम्स होता तो उन बातों की अहमियत होती, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो पोजीशन दिया गया था तो वहाँ पे तो आपके पास बुकलेट होता, क्वेश्चन बुकलेट होता, प्रश्न पत्र होते हैं, या स्क्रीन पे आपके सामने होता डाटा, इसलिए उसको मिटाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं मिटा चुका हूँ, इसलिए मैं फ्रेश डाटा यहाँ पे दिया। इसमें से कुछ डाटा प्रीवियस डाटा से मेल भी खाते होंगे, इसलिए इस डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंसेप्ट अप्रोच आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए। तो मैंने जैसा बताया कि बाएं से में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और ब्रेक काउंटिंग क्या करना है, ब्रेक काउंटिंग की जो बात की जा रही है कि ब्रेक काउंटिंग जनरल कैंडिडेट क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके करेंगे। तो यदि आप ऐसे ऐसे करके देखिएगा, ऐसे ऐसे करके कीजिएगा, तो आप प्रश्न कुछ बनाए कि बाकी। यदि आप इस प्रकार से करके प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे तो आप प्रश्न बनाते रह जाएंगे और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी करना नहीं है। जनरली कैंडिडेट, जनरली टीचर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे करके डांस कराते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। टेक्स्ट को समझिए, किस प्रकार से मैंने क्या बताया कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हमें ब्रेक काउंटिंग करना होता है। अब इस चेन के तहत रिक्वायरमेंट हमारे जिस चेन के तहत है, क्योंकि मैंने बताया कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को डबल स्लिट इंटरचेंजिंग भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि जो आपको परिवर्तन कराया जा रहा है, एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक यहाँ पे इवन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इवन से ही कर रहा है, सम वाला से ही कर रहा है और विषम वाला विषम से ही कर रहा है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि 1 3 और फिर 3 5 नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि एक बार जो भी अक्षर, जो भी पोजीशन पर स्थित अक्षर किससे परिवर्तन कर लेता है, वह यदि किसी से कर लेता है तो फिर वह किसी अन्य से नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहिएगा कि 1 3 3 5 और 5 7, 1 3 ब्रेक, मतलब 1 किया 3 से, 3 किया 1 से, इसका परिवर्तन खत्म। 5 7, 5 किया 7 से, 7 किया 5 से। ठीक उसी प्रकार से 2 4, और ये नहीं कर दीजिएगा कि 2 4 4 6 नहीं, एक बार कोई भी क्रम परिस्थित अक्षर या कोई भी क्रम परिस्थित घटक किसी से परिवर्तन कर लेगा तो वह फिर किसी अन्य से नहीं करेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो 2 4, 2 किया 4 से, 4 किया 2 से, 2 और 4 परस्पर बदला। अगला परिवर्तन 6 और 8 करेगा, 6 8 पे जाएगा, 8 6 पे जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो 1 नंबर है वो 3 नंबर पे चले जाएगा, 3 नंबर वाला लेटर 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर वाला जो लेटर है वो 4 नंबर पे चले जाएगा, 4 नंबर वाला लेटर 2 नंबर पे आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से घुमा घुमा के परिवर्तन करा करा के बैठे रहें तो प्रश्न बना कुछ बाकी और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में इतनी पीछे पिछड़ जाएंगे कि कुछ कहना ही नहीं। तो सिंपल है कि आपका रिक्वायरमेंट जिस भी चेन के तहत है, जैसे आपने देखा कि 2 चेन बन रहा है, एक ऑड एक इवन, तो 5 जो है ये तो ऑड में आएगा। तो उस स्थिति में आप ब्रेक काउंटिंग ऑड के तहत कीजिएगा, एप्रोप्रिएट चेन आपका ऑड हुआ। यदि 7th पे निकालना है तो 7th तो ऑड में आएगा, तो आपको ब्रेक काउंटिंग ऑड चेन पे करना है। 10th ये सम नंबर है तो आपको ब्रेक काउंटिंग सम पे करना होगा। कैसे? तो हम देखिए, और इनिशियली कीजिएगा, प्रारंभ से कीजिएगा, बिगिनिंग से कीजिएगा, ये नहीं कि बीच से आपको कर देना है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि 2 बढ़ा दो 2 घटा दो, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। आपको ब्रेक काउंटिंग करना है, ये नहीं कि 1 और 2 3, 3 में 2 गया 1, ऐसा करके नहीं कीजिएगा। 5 और 2 7, 7 में 2 गया 5, ऐसा कीजिएगा नहीं, गड़बड़ा दीजिएगा। आप प्रारंभ से ब्रेक काउंटिंग कीजिएगा। कैसे? जैसे कि हमको 5 पे निकालना है तो 5 ऑड है, तो हम ब्रेक काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 3 ब्रेक, 5 7, 5 का परिवर्तन किससे होगा? 7 से होगा, क्योंकि 5th एंड 7th लेटर इंटरचेंज देयर पोजीशन। कहने का अर्थ है कि 5वां 7वां पे चले जाएगा और जो 7वां है परिवर्तन के बाद कहाँ आ जाएगा? 5वें पोजीशन पर, और हमें 5वें पोजीशन पे निकालना है। तो 5वें पोजीशन का परिवर्तन किससे होगा? 7वां पे। तो हम देखेंगे कि अभिष्ट जो दिया गया शब्द है उसमें 7वें पे कौन है? तो मेरा जी है, इसलिए हमारा आंसर जी काउंट होगा 7 पे। फिर हम ब्रेक काउंटिंग करेंगे, ऑड है तो ऑड पे ब्रेक काउंटिंग करेंगे। कैसे? 1 3 5 7, 5 बराबर 7 तो 7 बराबर 5।
कहने का अर्थ है कि 7वें पोजीशन पे क्या आएगा, चूंकि परिवर्तन 5वां और 7वां आपस में परिवर्तन करते हैं तो 5वां लेटर जो ए है वो यहाँ आ जाएगा और 7वां लेटर जी है यहाँ आ जाएगा। तो परिवर्तन के बाद जो नई स्थिति बनी वह 7वां पोजीशन पे कौन होगा, जो 5वां नंबर लेटर ए है वो चले जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब 10वें पोजीशन पे निकालना है परिवर्तन के बाद की स्थिति में। तो हम किस चेन में है, ये सम चेन में है, तो हम सम के ब्रेक काउंटिंग को करेंगे। 2 4 ब्रेक, 6 8 ब्रेक, अगला क्या होगा 10 12, 10 बराबर 12 इसलिए 12 बराबर 10, तो 10 बराबर 12। कहने का अर्थ है कि ये जो 10वां लेटर है वो 12वां से परिवर्तन करेगा और 12वां कहाँ से करेगा, 10वां से। तो परिवर्तन के बाद 10वें पोजीशन पे कौन आ जाएगा, परिवर्तन के बाद 10वें पोजीशन पे ये एस आ जाएगा। इसलिए हमारा 12वां नंबर लेटर 10वां पोजीशन पे क्या हुआ, एस, जो कि मूल क्रम में 12वां नंबर पे है। इस प्रकार से आपको निकालना है। फिर से एक बार समझिए, 5 नंबर पोजीशन पे निकालना है। तो वास्तव में तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल शब्द में 5 में तो ये है, तो क्या परिवर्तन के बाद भी 5 पे ये बैठा रहेगा, बैठा तो नहीं रहेगा, ये तो किसी पोजीशन से परिवर्तन करेगा। तो 5वां का परिवर्तन के लिए ब्रेक काउंटिंग करेंगे, 1 3 5 7। कहने का अर्थ है कि 5वां लेटर 7वां पे चले जाएगा, 7वां लेटर 5वां पे चले जाएगा। तो परिवर्तन के बाद 5वां पे कौन होगा, 7वां। तो मूल क्रम का 7वां कौन है, जी। तो जी 10वां पे, तो 10वां तो सम पे है, तो हम सम पे ब्रेक काउंटिंग करेंगे। 2 4 6 8 10 12, तो 10 बराबर 12, तो 12 बराबर 10। कहने का अर्थ है कि 10वां लेटर 12वां पे चले जाएगा और 12वां लेटर 10वां पे आ जाएगा। तो परिवर्तन के बाद जो 10वां पे आएगा कौन आएगा, जो मूल क्रम पे 12वां है वो आएगा, अर्थात हमारा लेटर एस हो जाएगा। तो ये तो दाएं बाएं से का था, इसमें किसी प्रकार का हमें जो है एक्स्ट्रा कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, केवल हम लोगों ने ब्रेक काउंटिंग करके डायरेक्ट इसका रिजल्ट ओरिएंट किया, डायरेक्ट इसका रिजल्ट प्राप्त किया। लेकिन जब सवाल उत्पन्न होता है दाएं से दिए गए मान का, और मैंने बताया है कि दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है, दाएं से दिए गए मान पे कोई भी आप ट्रिक, कोई भी अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उसको बाएं से में कन्वर्ट नहीं करें। और जैसा कि आपने विपरीत का मानक 13 बनाया है, तो इस विपरीत के मानक के आधार पर दिए गए प्रत्येक मान को आपको बाएं से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे जो है कोई भी ट्रिक या कोई भी अप्रोच इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दाएं से क्या क्या मान दिया गया है पहले उसको देखा जाए। दाएं से आपको 3 दिया गया है, 9वां दिया गया है और 7वां दिया गया है। और इसे हमें बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट में परिवर्तन करना है कि फ्रॉम लेफ्ट इसका मान क्या होगा, बाएं से इसका मान क्या होगा, इस बात को ओरिएंट करना है। बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के थ्रू हमको इसको बाएं से में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया था, दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें वास्तविक मान अर्थात बाएं से मान ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उस मान में इतना ऐड कर देना चाहिए ताकि वह विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। इस क्रम में जितना जोड़ेंगे वह मान ही दाएं से दिए गए मान का वास्तविक मान अर्थात बाएं से मान होगा। तो दाएं से 3, इसका बाएं से क्या मान होगा, तो हमें यह सोचना है कि 3 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा 10। तो कहने का अर्थ है कि दाएं से 3 बराबर बाएं से 10। कहने का अर्थ है कि जो दाएं से 3 नंबर पे है वो मूल क्रम में 10 नंबर पे, देखिए 1 2 3 मूल क्रम पे 10 नंबर। 9 का निकालना है, दाएं से 9 बराबर बाएं से क्या। तो फिर से हमें यह देखना है कि 9 में क्या जोड़ा जाए कि विपरीत का मानक जो 13 मैंने बनाया है उसके समतुल्य हो जाए। तो आपका जवाब होगा 9 में अगर 4 जोड़ दिया जाता है तो वह 13 के समतुल्य हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जो दाएं से जिसे 9 कह रहे हैं वह मूल क्रम में अगर देखेंगे तो 4 नंबर पे होगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। और दाएं से 7, तो ठीक उसी प्रकार से हमें यह विचार करना है कि इसमें क्या जोड़े कि 13 हो जाए। तो आप कहेंगे 6। कहने का अर्थ है कि मूल क्रम में जो 6 नंबर पे है वही दाएं से आपका 7 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मूल क्रम में 6।
और मैंने बताया कि वास्तविक मान की गणना जो की जाती है वो बाएं से की जाती है, न कि दाएं से। और कोई भी अप्रोच, कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं, कोई परफेक्ट गणना जो की जाती है वो बाएं से के मान पे की जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में यदि दाएं से कोई भी रिजल्ट, दाएं से कोई भी रिक्वायरमेंट हो, दाएं से किसी भी मान का आपको रिजल्ट निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो ये कंपल्सन है कि किसी भी प्रकार के अप्रोच, किसी भी प्रकार के ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के क्रम में, अप्लाई करने के क्रम में ये कंपल्सन है कि दिए गए जो दाएं से दिए गए जो भी मान है उसको बाएं से आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तभी आगे की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि दाएं से दिए गए मान को हम लोगों ने बाएं से में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले मैंने बाएं का जो भी अभिष्ट मान निकालना था वहाँ पे मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि बाएं से दिया गया मान परफेक्ट होता है। लेकिन ये दाएं से दिया गया मान था, इसलिए बाएं से में निकालना अनिवार्य था। और जब बाएं से हम लोग निकाल चुके हैं तो अब ब्रेक काउंटिंग करना है, जिस क्रम पे हमें निकालना है उस पर ब्रेक काउंटिंग करना है। कहने का अर्थ है कि अब हमें 10 पर ब्रेक काउंटिंग करना है कि 10, तो जैसा कि आप 10 के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि दाएं से 3 नंबर जो है वो तो 10 नंबर है मूल क्रम का, आप उस पर रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे तो 10 आपका सम चेन के तहत आएगा। तो 10 का ब्रेक काउंटिंग करना है, तो कैसे करेंगे सम का ब्रेक काउंटिंग? 2 4 6 8 10 12। तो 10 बराबर परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? 12। और 12 नंबर लेटर आपका क्या देख रहे हैं? आपका आंसर हो गया एस, क्योंकि दाएं से परिवर्तन के बाद 10 नंबर पे 1 2 3 नंबर जिसको कह रहे हैं 10 और 12 परिवर्तन करेगा, तो 12 नंबर जो लेटर है वो आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि 4, तो 4 भी सम है, क्योंकि दाएं से जो 9 है वो मूल क्रम में 4 नंबर पे है, बाएं से तो 4 पे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो 4 भी सम पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? सम पर ब्रेक काउंटिंग करेंगे। 2 4, 2 बराबर 4, तो 4 बराबर 2, और 2 नंबर लेटर क्या है मेरा? तो ई, इसलिए हम लोगों का रिजल्ट क्या होगा? ई होगा। 6, तो 6 भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 भी जो है सम पे है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे ब्रेक काउंटिंग। 2 4 6 8, तो 6 का परिवर्तन 8 से होगा, अर्थात परिवर्तन के बाद जो 8वां पोजीशन पे लेटर है वो 6ठे पे आएगा। तो अब 8वें पोजीशन पे मेरा क्या है? यू, तो हम लोगों का आंसर वो हो गया। क्लियर? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। दो नंबर प्रॉब्लम पे गौर करें, और इस प्रश्न को मैं इंग्लिश में यहां लिखने जा रहा हूं। इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर of the word perpendicular perpendiculars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। If first and third letter of the word perpendicular interchange their place to each other,
Similarly, second and fourth letter also interchange their place to each other and so on. Then which letter will be tenth, fourth and seventh from your left hand side and eighth, 11th and 5th from your right hand side respectively. ये आपसे पूछा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले इससे जो पहला प्रश्न था उसमें रिक्वायरमेंट डाटा को मिटा दिया था, तो मैंने नया डाटा आपके सामने फ्रेम किया था, लेकिन वैसी गलती फिर से मैं करने नहीं जा रहा हूं। जो डाटा यहाँ पे दिया गया प्रश्न में उसी डाटा पे मैं रिजल्ट ओरिएंट कराऊंगा, बशर्ते कि मैं इसकी पर चर्चा पहले की कि वो डाटा मिट जाने के बावजूद भी कंसेप्ट या अप्रोच में कोई परिवर्तन नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमें कंसेप्ट अप्रोच ट्रिक्स को समझना है। लेकिन मैं यहाँ वैसी गलती नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जो डाटा दिया गया उसी डाटा पे रिजल्ट ओरिएंट करूंगा, उसी डाटा पे प्रश्न बनाने की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कहा गया है, पर सबसे पहले तो मैंने बताया था कि किसी भी इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावे दिया गया जो प्रश्न है किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर अगर आधारित हो तो सबसे पहले दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर्स है, तो सबसे पहले मैं यहाँ मार्क करता हूँ, एक क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना है, इसलिए कि इसके आधार पे हम लोग जो है विपरीत का मानक भी तैयार करेंगे और ब्रेक काउंटिंग करने में भी हमें आसानी होगी। पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लीटर है। तो 14 अगर एंडिंग हो रहा है तो इससे एक एक्सिट करा देंगे, तो कहने का अर्थ है कि हम लोगों का इस बार जो मान विपरीत का बना, विपरीत का जो मानक तैयार होगा, विपरीत का मानक कहने का अर्थ है कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ऑपोजिट का जो फॉर्मेशन होगा वो 15 पे होगा इस बार, क्योंकि श्रृंखला जितना पेंड करता है उससे एक अधिक कर दीजिएगा तो विपरीत का मानक बनेगा। तो क्लू तो ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बनाने के क्रम में क्लू ऑब्जर्व करना है। तो क्लू है पहला और तीसरा, सिमिलरली दूसरा और चौथा, इतना ही काफ़ी है। ये हम लोगों ने समझ लिया, हम समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दिया गया जो प्रश्न है वह अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। इस बात को समझने के लिए इतना ही क्लू काफ़ी है कि दिया गया जो प्रश्न अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर है। और मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही हम लोग समझ लेते हैं तो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग का
अल्टरनेट इंटरचेंजिंग को बनाने का, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रेक काउंट करना पड़ता है। ब्रेक काउंट कीजिएगा अप्रोप्रिएट चेन के तहत, ब्रेक काउंट अंडर अप्रोप्रिएट चेन, यही तो करना है, क्योंकि दो प्रकार का चेन तो बन ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। एक आपका विषम चेन है और एक सम चेन है। रिक्वायरमेंट जिस चेन के तहत होगा उस चेन पे आपको ब्रेक काउंटिंग करना है। क्लियर? समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि दिया गया जो प्रश्न है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग का है। कैसे स्पष्ट हुआ? तो हम लोग को क्लू जो है कि पहला और तीसरा, दूसरा चौथा, सम विषम ठीक अगले विषम से कर रहा है, सम ठीक अगले सम से कर रहा है, तो ये पहचान है कि दिया गया जो प्रश्न अल्टरनेट इंटरचेंजिंग है। और अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर अगर आधारित प्रश्न है तो ब्रेक काउंटिंग करना है। और उससे पहले हम इस बात की भी पर चर्चा कर चुके हैं कि दाएं से यदि कोई मान दिया गया, दाएं से अगर रिक्वायरमेंट है तो उस दाएं से दिए गए मान को आपको बाएं से में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता। और अगर परफेक्ट मान नहीं कर रहे हो, परफेक्ट मान पे अगर आप ट्रिक अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि आप दाएं से जिसको दो कहते हैं वास्तव में तो थोड़े हैं। यहाँ दाएं से ये 2 नंबर है, 2 पे आप प्रोसेसिंग करिएगा, आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि दाएं से 2 जो है मूल क्रम में वो 13 नंबर पे है और वास्तविक मान हमेशा 13 पे, वास्तविक मान हमेशा 22 से काउंट किया जाता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी प्रोसेस आप करेंगे, कोई भी प्रोसीड करेंगे, कोई भी प्रक्रिया आप जब आगे बढ़ाएंगे तो वो बाएं से के मान पे लागू होगा। जो है प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है, इसलिए कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो वास्तविक मान पे आपको करना पड़ेगा। बाएं से में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बाएं से किस किस मान पे निकालना है, सबसे पहले इस बात को हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हम लोगों को फ्रॉम लेफ्ट बाएं से हम लोगों का किस किस मान पे निकालना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बाएं से जो है हम लोगों को 10वें पे निकालना है, 10वें पोजीशन पे, चौथा पोजीशन पे और 7वां पोजीशन पे। 10, 4 एंड 7th पोजीशन पे निकालना है कि कौन आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन दाएं से किस किस पोजीशन पे निकालना है, तो दाएं से जो पोजीशन आपको दिया गया है फ्रॉम राइट दैट इज द दाएं से कौन कौन से पोजीशन है, तो दाएं से जो पोजीशन दिए गए हैं वह पोजीशन है आपका 8, दाएं से आपका दिया गया है 8वां, 11वां और 5वां, इन पोजीशन पे निकालना है। दाएं से 8वां पोजीशन, 11वां पे और 5वां पे। लेकिन हम बता चुके हैं दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है, और जब तक हम इसे परफेक्ट में नहीं बदलेंगे तब तक हम कोई प्रक्रिया इस पे नहीं कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक, कोई भी अप्रोच इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दाएं से 8 जो आप कहेंगे कि दाएं से 8 नंबर, तो वास्तव में 8 नंबर थोड़े है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से जिसको 8 करें मूल क्रम में 7 नंबर पे है। और वास्तविक मान हमेशा बाएं से काउंट किया जाता है, और कोई भी ट्रिक या अप्रोच, कोई भी कैलकुलेशन जो किया जाता है वो बाएं से के दिए गए मान पे किया जाता है। तो इसको तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाएं से में, सभी मान को बाएं से में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके थ्रू? बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के थ्रू। आपको बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट, विपरीत के मानक के आधार पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं जो कैंडिडेट्स हिंदी में समझते हैं उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में बोल दूंगा। क्या प्रश्न दिया जा रहा है कि इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड परपेंडिकुलर्स इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ऑल्सो इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर and so on, then which letter will be 10th, 4th, 7th from your left hand side and 8, 11, 5th from your right hand side. It means after the interchanging, after the new chain. Clear? हिंदी में समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा जा रहा है। यदि शब्द परपेंडिकुलर्स
यदि शब्द परपेंडिकुलर्स के पहले एवं तीसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार से दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो आपके बाएं से 10वें, चौथे, 7वें एवं दाएं से 8वें, 11वें एवं 5वें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर। फिर से एक बार सुनिए। इसका अभिप्राय है यदि शब्द परपेंडिकुलर के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, इसी प्रकार से दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके बाएं से 10वें, चौथे एवं 7वें तथा दाएं से 8वें, 11वें एवं 5वें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर होंगे। तो बाएं से जो मान दिए गए हैं उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, उस पर तो डायरेक्ट ब्रेक काउंटिंग करना है, क्योंकि आपको ये मालूम हो चुका है परिवर्तन के कुलू से कि दिया गया जो प्रश्न है अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ इतना ही ट्रिक दिया है कि ब्रेक काउंटिंग, तो फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर ऑन रिक्वायर्ड पोजीशन, ब्रेक काउंटिंग अंडर द अप्रोप्रिएट चेन। मैंने इतना ही आपको बताया है कि अभिष्ट क्रम पर अभिष्ट अक्षर को ज्ञात करने के लिए ब्रेक काउंटिंग करें, उपयुक्त चेन के तहत ब्रेक काउंटिंग करें जिसमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये बताया कि बाएं से दिए गए मान पे तो कोई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ब्रेक काउंटिंग करना है, लेकिन चूंकि दाएं से दिया गया मान कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आगे की कोई भी प्रक्रिया करने के क्रम में कोई भी गणना करने के लिए सबसे पहले उसको बाएं से में कन्वर्ट करना अनिवार्य होगा। और मैं यहाँ बाएं से में कन्वर्ट कर देता हूँ बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, और स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट यहाँ पे कितना पे बना है 15 पे, क्योंकि इंडिंग वैल्यू जो है 14 पे हो रहा है, इंडिंग वैल्यू से एक अधिक पर स्टैंडर्ड वैल्यू का फॉर्मेशन होता है। तो हमने बताया है कि दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में हमें उस मान में इतना ऐड कर देना चाहिए ताकि वह दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक अर्थात स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। इस क्रम में जितना ऐड करेंगे वह मान ही उस मान का विपरीत होगा। तो दाएं से 8 बराबर, तो 8 में क्या जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 7, तो दाएं से 8 बराबर बाएं से 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको आप दाएं से 8 कर रहे हो बाएं से 7 है। तो दाएं से 11 बराबर कितना, तो 11 में कितना जोड़ेंगे 15 होगा 4। कहने करता आप जिसको दाएं से 11 कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बाएं से 4 है और दाएं से 5 बराबर, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 15 होगा, तो आप कहेंगे 10। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से जो 5 नंबर पे हो मूल क्रम पे क्या नंबर पे होगा 10, 1 2 3 4 5 मूल क्रम पे 10। अब हमें दोनों ही मान बाएं से कन्वर्ट हम लोगों ने कर लिया है। जब बाएं से कन्वर्ट कर लिया तो अब कुछ करना नहीं है, ब्रेक काउंटिंग करना है। तो 10 कौन चेन में आएगा, सम चेन में, तो सम का ब्रेक काउंटिंग करना। बोले मैंने क्या होता है, ये प्रयास नहीं कीजिएगा +2 या -2 कर दो, आप फंस लीजिएगा। प्रारंभ से, इनिशियल से, बिगिनिंग से आप ब्रेक काउंटिंग करना है। कैसे 10 पे निकालना है तो 10 सम पे है, तो सम पे ब्रेक काउंटिंग करना है। 2 4 6 8 10 12, तो 10 परिवर्तन करने के बाद 10 पे 10 का परिवर्तन किससे होगा 12 पे, अर्थात 10 नंबर लेटर 12 पे आ जाएगा, 12 नंबर लेटर 10 पे आ जाएगा। तो 12 नंबर पे यहाँ पे क्या है ए, तो हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन के बाद 10 नंबर पे यू नहीं बैठा रहेगा बल्कि उसके स्थान पे कौन आएगा 12 नंबर पे सी बार 4। तो यह देखना है 4 किससे परिवर्तन करेगा, वही परिवर्तन के बाद 4 के स्थान पे आ जाएगा। तो 2 4 2 बराबर 4, इसलिए 4 बराबर 2, अर्थात परिवर्तन के बाद जो है 4 नंबर पे जो 2 नंबर पोजीशन पे स्थित मूल क्रम में 2 नंबर पे था वह लेटर आ जाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर ई हो गया। 7, तो ये विषम पे है तो हमें विषम चयन पढ़ना होगा। 1 3 5 7, 5 बराबर 7, इसलिए 7 बराबर 5। कहने का अभिप्राय है कि परिवर्तन के बाद 7वां नंबर पोजीशन पे जो मूल क्रम का 5वां वो 7वां पे पहुंचेगा। तो मूल क्रम पे 7 पे कौन था, मूल क्रम पे 5 पे कौन था ई, तो हमारा आंसर फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे 7, तो फिर से हम लोग को ब्रेक काउंटिंग करना है। 1 3 5 7, 5 बराबर 7, इसलिए 7 बराबर 5, अर्थात परिवर्तन के बाद 7वें पोजीशन पे जो मूल क्रम का 5वां है
वो आएगा, इसलिए कि पांचवा और सातवां परिवर्तन करता है। तो ये हमारा यहाँ पे उठ के आ जाएगा परिवर्तन के बाद। परिवर्तित क्रम में जो मूल क्रम का पांचवा है वो सातवें पोजीशन पे आएगा। तो 7 बराबर 5 और 5 पे क्या है, ई। हम लोगों का आंसर ई हो गया 4। तो क्या पढ़ेंगे, 2 4, 2 बराबर 4, इसलिए 4 बराबर 2। तो 2 पे क्या आ गया, तो 2 पे हम लोगों का ई है, यहाँ पे ई हो गया 10। तो सम चेन पे है तो सम पे ब्रेक काउंटिंग कीजिएगा। 2 4 6 8 10 12, 10 बराबर 12। तो 12 पे क्या है मूल क्रम में, तो 12 पे ए है, तो हम लोगों का ये हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि इजीली आप ब्रेक काउंटिंग करते हुए आसानी से किसी भी क्रम पर स्थित कौन सा अक्षर है, कौन सा घटक है, आसानी से इसका निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर। कितना स्पेस है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम आपके सामने लास्ट प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं, और इसको हम श्रृंखला में डील कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी तो आपने वर्ड में देखा, एक श्रृंखला में डील कर दे रहे हैं, और मैं आपको बता देना चाहते हैं श्रृंखला हो, कोई शब्द दिया गया हो, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला दी गई हो, किसी में भी जो कंसेप्ट और अप्रोच जो ट्रिक मैंने दिया, सेम कंसेप्ट सेम अप्रोच सेम ट्रिक्स लागू होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस श्रृंखला में देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए इसी प्रकार दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अक्षर P के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा।
कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं तीसरे अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं चौथे अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो पी के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कहने का अर्थ है कि पी का परिवर्तित मान निकालना पड़ेगा और वहां से फिर दाईं ओर 3 जाना पड़ेगा, वहां पे जो भी होगा फिर उसका जो परिवर्तित मान है, क्योंकि सारे अक्षर तो आपस में परिवर्तन कर चुके होंगे, यह आपको करना है। इसको मैं इंग्लिश में बोल देना चाहता हूं। If first and third letter of English alphabet interchange their place, interchange their position to each other. Similarly, second and fourth letter also interchange their position to each other, and so on. Then, which letter will be third to the right of P? It means after the interchanging in a new chain, जो न्यू सीक्वेंस आपके सामने आएगा उसमें ये बात की जा रही है। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो ये क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग पकड़ना है। क्या क्लू है, तो हमारे सामने क्लू क्या है, हमारे सामने इंटरचेंजिंग का जो क्लू है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग एट फर्स्ट वी शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरचेंजिंग पर आधारित किसी भी प्रश्न को हल करने के क्रम में सर्वप्रथम यह अनिवार्य है कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है इसका निर्धारण करें, इसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्लू क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड, सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ, इट मीन्स ये काफी है समझने के लिए कि दिया गया जो प्रश्न है वो अल्टरनेट इंटरचेंजिंग अर्थात तत्काल परिवर्तन पर आधारित एकांतरित, तत्काल नहीं एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है, एकांतरित परिवर्तन पर आधारित है। ये बात समझ गए। और इसका ट्रिक क्या बताया गया था कि ब्रेक काउंटिंग कीजिएगा, ब्रेक काउंट कीजिएगा। ब्रेक डांस बुझते हैं ना, तो ब्रेक डांस नहीं ब्रेक काउंट। ब्रेक डांस में भी ब्रेक होता है, डांस करते करते ब्रेक लगता है, इसलिए उसका नाम ब्रेक काउंट डांस है। यहाँ पे ब्रेक काउंट करना है, जैसे 1 3 ब्रेक, 2 4 ब्रेक, रुकना है पल भर के लिए, इसलिए इसका नाम ब्रेक है। ब्रेक डांस में भी वही किया जाता है, डांस करते करते रुकते हैं, ठीक। यहाँ ब्रेक डांस में ब्रेक काउंट करना है अंडर द एप्रोप्रिएट चेन। तो अब ये समझना है, सबसे पहले तो आपको पी का पोजीशन पे निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल क्रम में अगर बात किया जाए, अल्फाबेट में बात की जाए, तो पी का मान क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे अल्फाबेट में पी का मान 16 होता है। तो सवाल है कि जब आप अक्षर का परिवर्तन कर रहे हैं, यदि हम कंसिडर इस बात पर विचार करें, इस बात पे गौर करें कि इन इंग्लिश अल्फाबेट द पोजीशन ऑफ लेटर ऑफ पी, द पोजीशन द अल्फाबेटिकल वैल्यू ऑफ द पी इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप कहेंगे कि पी 16th पोजीशन पे उपस्थित पर 16 नंबर पोजीशन पे होता है, पी का क्रम 16 है। लेकिन जब सारे अक्षर परिवर्तन कर रहे हैं तो सवाल है कि पी तो 16 पे बैठा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा कि आफ्टर द इंटरचेंजिंग पी जो है कहाँ जाएगा, पी का नया क्रम क्या बनेगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग पी किस क्रम पे जाएगा, सबसे पहले तो इस बात का निर्धारण करना है। तो पी 16 पे है वास्तव में और 16 सम है, तो हमें सम पर ब्रेक काउंटिंग करना होगा, सम चेन पे ब्रेक काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बताए हैं कि अल्टरनेट इंटरचेंजिंग में 2 प्रकार का चेन का फॉर्मेशन होता है, 2 प्रकार की श्रृंखला का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 प्रकार की कड़ी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक सम एक विषम। और रिक्वायरमेंट जिस चेन के तहत तो उस पर आपको ब्रेक काउंटिंग करना है। तो 16 पे निकालना है तो आपको पहले ब्रेक काउंटिंग करना होगा। अब प्रारंभ से करना होगा, ये नहीं कि +2 कर दो -2 कर दो, फंस जाइएगा चक्कर में। ज़्यादा उस्ताद बनने का भी प्रयास नहीं कीजिए, समझ रहे हैं ना। दिमाग को स्थिर रख के ही काम करना चाहिए, ये नहीं कि दिमाग ज़्यादा दौड़ा दिए फंस जाइएगा। तो ब्रेक काउंटिंग करेंगे 16 को प्राप्त करने के लिए, तो 16 कहाँ जाएगा, तो 2 4 ब्रेक। तो अगला कड़ी क्या होगा, 6 8, अगला क्या होगा 10 12, अगला क्या होगा 14 16, 2 4 6 8
10 12, केवल सम का ब्रेक काउंटिंग करना है, सम पे निकाला तो सम का ब्रेक काउंटिंग करेंगे, विषम का करना है तो विषम। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, अर्थात 14 नंबर 16 पे जाएगा। 16 नंबर अब कहाँ चले जाएगा? 14, क्योंकि 14 और 16 का परिवर्तन होता है। अब जो है P का न्यू पोजीशन जो हो गया, P का जो न्यू पोजीशन अब क्रिएट हुआ, ये P का न्यू पोजीशन है। न्यू पोजीशन, ये जो है P का न्यू पोजीशन हुआ आफ्टर द इंटरचेंजिंग। P का न्यू पोजीशन अब क्या हो गया? 14। इतना तक तो समझ गए, क्योंकि परिवर्तन के बाद P 16 पे नहीं होगा, परिवर्तन के बाद P 14 नंबर पे चले गया। इतना तो आ गया कि P 14 पे चले गया। और अब प्रश्न कर रहा है कि इसके दाईं ओर तीसरा, तो 14 में फिर 3 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आप तो ये जानते हैं कि प्रॉपर चेन में तो 17 पे क्यों होता है, प्रॉपर चेन में 17 में तो क्यों होता है, लेकिन क्या परिवर्तन के बाद भी आपका यहाँ पे क्यों बैठा रहेगा? आप जो सोच रहे हैं कि नहीं प्रॉपर चेन में 17 पे तो क्यों होता है, तो क्यों यहाँ बैठा रहेगा? क्यों तो नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि जैसे प्रॉपर चेन में P 16 में था, परिवर्तन के बाद तो वो 14 पे चले गया। तो अब P के दाईं ओर, P का जो न्यू पोजीशन है वो तो 14 हुआ, उस पर दाईं ओर जब जाते हैं, P के दाईं ओर जब जाते हैं, टू द राइट जाते हैं, तो टू द राइट, third to the right of 14, that is the 17 and properly 17th letter in alphabetical sequence तो क्यों होता है, लेकिन परिवर्तन के बाद क्यों तो बैठा नहीं होगा। तो अब हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि 17 नंबर जो पोजीशन है उसको किसके साथ परिवर्तन कर रहा है। तो 17 तो मेरा क्या है, ये जो आप 17 देख रहे हैं, ये जो आप 17 देख रहे हैं, 17 जो आपका आ रहा है कि P के दाईं ओर, चूंकि P 14 पे चले गया परिवर्तन के बाद, उसके दाईं ओर जाते हैं आफ्टर द इंटरचेंजिंग। P जो है किस पोजीशन पे आ गया? 14th पे, एंड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ 14, दैट इज द 17 एंड प्रॉपरली 17th क्यों होता है, लेकिन परिवर्तन के बाद तो क्यों नहीं होगा। तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि 17 पे कौन आएगा, वही हमारा अभी अक्षर होगा। तो हम लोग ऑड चेन करेंगे, ऑड चेन पढ़ेंगे, क्योंकि 17 विषम है। तो कैसे पढ़ेंगे? 1 3 2 4, सॉरी हाँ 1 3 2 4 नहीं, हमें विषम पे केवल विषम चेन पढ़ना है, ऑड चेन पढ़ना है। 1 3 5 7, क्योंकि विषम पे अगर करना है तो केवल विषम वाला पढ़िएगा, सम वाला नहीं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कैसे पढ़ेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 1 and 3rd, first and third, 5th and 7th, 9th and 11th, 13th and 15th, 17th and 19th. Then after the interchanging 70 become 19. 17th जो है परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? तो परिवर्तन के बाद ये आफ्टर द इंटरचेंजिंग 17th बिकम 19। कहने का अर्थ है कि 17 नंबर पे कौन आएगा परिवर्तन के बाद? 19th नंबर वाला लेटर आएगा। कहने का अर्थ है कि चूंकि 17 और 19 आपस में परिवर्तन करेंगे, इसलिए परिवर्तन के बाद जो नया क्रम है वहां पे 17 नंबर पे कौन आएगा? तो कहने का अर्थ है अल्फाबेट में मूल क्रम पे जो 19 नंबर लेटर होता है वह परिवर्तन के बाद 17 पे आएगा। तो मूल क्रम पे 17 19 पे कौन होता है? एस। अर्थात परिवर्तन के बाद जो हमारा आंसर आएगा 17 नंबर पोजीशन पे, वो मूल क्रम का जो 19 नंबर लेटर है वो आ जाएगा। और इस प्रकार हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? क्यू ना होके हमारा आंसर क्या होगा? एस हो जाएगा। कि अगर वास्तविक क्रम रहता तो वास्तविक क्रम पर 17 नंबर पे क्यू होता, लेकिन चूंकि परिवर्तन 17 का 19 से हो रहा है, इसलिए 19 मूल क्रम पे जो 19 नंबर लेटर है वो 17 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा। अर्थात हमारा 17 नंबर पोजीशन पर अब अक्षर कौन प्राप्त होगा? एस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने सीक्वेंस में भी आपको डील किया, और मैंने जैसा कि बताया कि अब आपको सीक्वेंस दिया गया हो
वर्ड दिया गया हो, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस दिए गए हो, या डिजिट्स के समूह दिए गए हो, किसी भी प्रकार का आपको सीक्वेंस, कोई भी प्रकार का घटक दिया गया हो, किसी भी प्रकार का घटक दिया गया हो, प्रत्येक में मैंने जो मैंने अप्रोच आपको दिया, ये अल्ट्रा अप्रोच, अल्टरनेट ट्रिक, वो हर प्रॉब्लम में अप्लाई होगा। आपका रिजल्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि तमाम बारीकियां आपको निश्चित ही समझ आ रही होगी, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली आप 1 से 2 बार वीडियो को री करके अवलोकन करें, प्रारंभ से अंत तक बारीकी से, बिना दौड़ाए, बिना भगाए देखने का प्रयास करें, कि बिना काट छाट का देखने का प्रयास करें, संयमता के साथ देखने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। उसके बावजूद भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जो है अपनी समस्या भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको यह लेक्चर भी हमारा निश्चित ही अच्छा लगा होगा, सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। आफ्टर ऑल मैं हमेशा की तरह यह भी कहना चाहूँगा कि आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, काइंडली अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी तमाम समस्याओं का हम समाधान करें। आपके तमाम कमेंट्स का स्वागत है। आफ्टर ऑल ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को शायद पहली बार देख रहे हो, यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, इसलिए कि कोई भी हमारा वीडियो जब अपलोड किया जाए तो अविलंब इसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, काफ़ी विलंब के बाद इस वीडियो को अपलोड करने में मुझसे काफ़ी विलंब हुई। काफ़ी दिनों के बाद मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल वजह से मैं लोड नहीं कर सका था, यह विलंब हुई, क्योंकि पार्ट 13 के बाद एक लंबे अरसे के बाद मैं ये वीडियो आपके समक्ष लोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विलंब के लिए खेद है। मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो एक निश्चित अंतराल में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आपको यह वीडियो भी मेरा जरूर अच्छा लगा होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है फॉर इंटरचेंजिंग पर होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।